हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी ये इतिहास को लेकर सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम इतिहास के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें इतिहास के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत में लोगों का जीवन कैसा था, वह कैसे जीवन व्यतीत करते थे। प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्राग ऐतिहासिक काल था, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल शुरू होता है, उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 4 मुख्य स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिसमें पहला आ जाता है धर्म ग्रंथ, दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आ जाता है विदेशियों से विवरण और चौथा आ जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो कुछ ये लिखे हुए साक्ष्य है जिनको हम पढ़ सकते हैं, और कुछ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जिनको हम जब खुदाई करते हैं तो उनसे कुछ सिक्के निकलते हैं या अभिलेख होते हैं। अभिलेख मतलब कि दीवारों पर कुछ चित्रकारी कर दी जाती है, तो ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। धर्म ग्रंथ में आ जाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में वेद कवर किए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। इसी तरह से और भी धर्म ग्रंथ है, जैसे कि उपनिषद है, वेदांग, सूत्र, स्मृति, पुराण, ये सब है जिनमें हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वेद है, संहिता है, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, ये सब क्या है? ये समय समय पर लिखी गई पुस्तकें हैं, समय समय पर लिखे गए धर्म ग्रंथ है। जैसे मैं इनके बारे में बता देता हूँ। वेद सबसे पहले लिखे गए थे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में वेद लिखे गए थे, जिनमें 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनको कंप्लीट रूप से हम संहिता भी कह सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मांडस, अरण्यकस, उपनिषद, ये सब जो है 1000 बीसी के बाद लिखे गए। वेदांग जो है 600 बीसी के बाद लिखे गए। स्मृति, ये जो है 600 बीसी के बाद लिखे गए। महाकाव्य, जिसमें हम महाभारत में रामायण पढ़ते हैं, वे 400 बीसी के बाद लिखे गए। पुराण जो है 400 बीसी के बाद लिखे गए। तो इस तरह से ये आप जो भी धर्म ग्रंथ या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, वे समय समय पर लिखे गए पुस्तकें या किताबें हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था जो आज के वीडियो में आपके काम आएगा। वेद हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके बाद के जो ग्रंथ है वे हम पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ के हमें पता चल जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था। इतिहास का जानने का मतलब यह है कि भारतीय लोग उस टाइम पर कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, खेती व्यवसाय कैसे करते थे, यानी उनका आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, वो सब हम इन वेदों से, इन ग्रंथों से, इन किताबों से, इन पुस्तकों से जान लेंगे। इसके अलावा जो विदेशियों का विवरण का मतलब है कि विदेशी हमारे देश में आए, हमारे देश में भ्रमण किया, उन्होंने पूरी तरह रिसर्च की और अपने देश में वापस जाकर उन्होंने पुस्तकें लिखी। वे हर देशों में घूमते थे। इस तरह के यात्री हर देशों में घूमते थे, हर तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आते थे और अपने देश में वापस जाकर पुस्तकें लिखते थे। तो उन पुस्तकों में उन देशों का वे विवरण करते थे, उनकी जानकारी देते थे, उनकी जानकारी लिखते थे, जिससे हम भारतीय इतिहास के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि ये इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइन वाइज पढ़ते रहेंगे और आप वर्ड ही आपके समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आपको यह इतिहास भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। संहिता के बाद, संहिता का मतलब है कि वे 4 वेद, उनके पूरे ग्रुप को संहिता बोला जाता है। तो संहिता के बाद ब्राह्मणों क्या एक धर्म ग्रंथ है, ये आर्ण्यक्यों, ये भी एक धर्म ग्रंथ है, और उपनिषदों का स्थान है। यानी कि वेदों के बाद ये 3 धर्म ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जो कि 1000 बीसी के बाद लिखे गए। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हमें उत्तर वैदिक काल कौन सा होता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 से 1500 ईस्वी के बीच में रहती है, और 1500 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में वैदिक काल रहता है। तो वैदिक काल के 2 भाग होते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो वो जो उत्तर वैदिक काल है, उस समय में समाज और संस्कृति कैसी थी,
उसके बारे में जानकारी मिलती है किनके द्वारा? ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों के द्वारा। ये क्या है? धर्म ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में जो वैदिक काल में वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो लिखे गए थे, इनका और एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। किस वेद का किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध है वो यहाँ पर बताया गया है। ऋग्वेद के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ऐतरेय और कौशिकी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद के बारे में जानकारी देती है। यजुर्वेद की जानकारी मिलती है तैत्तिरीय तथा शतपथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। अथर्ववेद जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये याद रखने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। वो आप 1-2 नंबर का रिस्क ले सकते हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षित जो कि कौरवों के आखिरी राजा थे और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले बिंबिसार राजा थे, जिनसे परंपरा चली थी किसकी? वंश की। तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले के बीच की जितनी भी घटनाएं थी वो सब हमें किसमें मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ऐतरेय जो कि ऋग्वेद का एक्सप्लेनेशन है, उसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं कि राज्याभिषेक के समय क्या नियम फॉलो किए जाते थे। शतपथ में हमें गंधार के बारे में, शल्य के बारे में, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये सब क्या है? ये सब नगर है, ये सब राज्य थे उस टाइम पे। किस टाइम पे? प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में ये सब राज्य थे। इनके बारे में आप गूगल में जाकर देख सकते हैं कि ये कहाँ पर थे। जैसे गंधार जो था, जो आजकल कंधार जो बोला जाता, अफगानिस्तान में था। वैसे पंचाल जो था वो बिहार में था। कुरु जो है कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है। इस प्रकार से राज्य थे जिनकी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वैदिक के जो साहित्य लिखे गए हैं उनमें ऋग्वेद के बाद किसको माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण को। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक जो कि एक धर्म ग्रंथ है, उसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे उपनिषद कितने हैं? 108। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। और पुराण कितने हैं? 18। और इन 108 उपनिषदों में से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, यानी 13 बेसिक उपनिषद है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार मिलते हैं। शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, यानी स्त्री को सबसे बुरा मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जैसे पुरुष को जुआ की लत लग जाती है, शराब की लत लग जाती है, उसी तरह स्त्री को भी एक लत बताया है जो पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है, तीसरी बुरी आदत है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया? पुरुष की अर्धांगिनी। जब्बालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का मतलब है कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 आश्रम थे ये व्यक्ति के कर्म और धर्म पर आधारित होते थे। तो इनका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? जब्बालो उपनिषद में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ भी एक प्रकार का धर्म ग्रंथ है जिसमें प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति के जो ग्रंथ है सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति। ये इंपॉर्टेंट है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल क्या था? शुंग राजाओं का समय था। शुंग जो है उस टाइम पे राज करते हैं, तो उस समय का ये ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति भी एक स्मृति ग्रंथ है जो गुप्त काल के समय की जानकारी में प्रदान करती है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदांग कब लिखे गए थे? 620 ईस्वी पूर्व लिखे गए थे और इनको 200 AD तक लिखा गया। तो इनमें है शिक्षा, जिसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र का पता चलता है। कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य कब लिखे गए? वैदिक साहित्य को और समझने के लिए।
स्रोत ग्रह धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ के विधि विधानों का, कर्म कांडों का तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये प्रमुख सूत्रकार बताए गए हैं गौतम, बोधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ। नेक्स्ट आ जाता है सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। जो सूत्र जो बताया गया है उसमें गौतम धर्मसूत्र सबसे पुराना माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पुराण। पुराण जो कि 420 में लिखे गए थे और इनको 400 AD तक लिखा गया। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहास में किन राजाओं ने किस किस समय पर राज किया और उनका प्रशासन कैसा था, उनकी राजनीति कैसी थी, इन सभी कथाओं का सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेनेशन किसमें मिलता है? पुराण में। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो ये 5 पुराण आप याद रख सकते हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ पर कुछ पुराण बताए गए हैं और उनसे संबंधित वंश बताए गए हैं कि किस पुराण का संबंध किस वंश से है। जैसे कि विष्णु पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का वंश है आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और इसमें प्रमाणिक यानी साक्ष्य भी मिलते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। वेद के समय में शूद्र और स्त्रियां वेदों को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराण में उनको भाग लेने की अनुमति थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। प्राचीन भारत में पुराणों का जो पाठ किया जाता था मंदिरों में पुजारियों के द्वारा किया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि के बारे में भी पता चलता है। अग्नि पुराण में कृषि के बारे में भी बताया गया है। कुछ साहित्य जो है बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर लिखे गए वो यहाँ पर देख लेते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो साहित्य है उसमें बुद्ध के जन्म का पता चलता है। इनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो हिनयान के द्वारा कथा वस्तु ग्रंथ लिखा गया जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का पता चलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और बुद्ध साहित्य को बोला जाता है जातक। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में कल्पसूत्र एक इतिहास है, उससे हमें पता चलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अनेक समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। महावीर जैन जो जैन के धर्मगुरु थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? जैन ग्रंथों में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता था, वो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अर्थशास्त्र में शासन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं और यह लिखा था चाणक्य ने। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और इसके अनुवादक थे साम्य शास्त्री, जिसने पूरे अर्थशास्त्र का अनुवाद किया था, उसको पढ़ा था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक घटनाओं को सबसे पहले संस्कृत में किसने लिखा था? कलहन ने। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिनी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिनमें तरंगों की संख्या दी गई है। तो कलहन के द्वारा राजतरंगिनी बुक लिखी गई थी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग मिलते हैं जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कलहन के द्वारा जो संस्कृत साहित्य लिखा गया था उसका नाम था राजतरंगिनी। इसमें कश्मीर के शासकों का पता चलता है। कश्मीर के बारे में संस्कृत में लिखा है। अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जो कि अली अहमद इसके लेखक है।
नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में क्या पता चलता है हमें? मौर्य के इतिहास के बारे में और मौर्य की राजनीति कैसी रहती थी उसके बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। लिपि शब्द का पहली बार किस में यूज किया गया था? अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट आ जाता है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। इसे महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखे गए थे जो शुंग शासनकाल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। इसके अलावा अगले स्रोत देख लेते हैं जो कि विदेशी नागरिक है जो भारत में आकर भारत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और अपने देश में जाके पुस्तकें लिखते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनान और रोमन के लेखक जो भारत में आए थे। इसमें पहला आ जाता है टेशियस। यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेशियस जो है ईरान का लेखक था जो भारत में आया और अपने देश में जाकर इसने भारत के बारे में ऐसी कहानियां लिखी जो समझ से परे है। नेक्स्ट आ जाता है हेरोडोटस। ये इंपॉर्टेंट है। इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। उसमें उसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। हिस्टोरिका में यह भी ईरान का लेखक था जिसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने भारत और फारस यानी ईरान को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? फारस। तो भारत और फारस के बीच के कैसे संबंध थे उसके बारे में बताया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। इस पर भी कोई विश्वास नहीं करता। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्क्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। इसमें बताया गया है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ ये 3 लेखक थे जिसने भारत के बारे में लिखा जिसको ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसके काल में भारत में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका जिसमें मौर्य के युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। मौर्य काल में अगर मेगास्थनीज आया है और उसने पुस्तक इंडिका लिखी है तो उसमें किसका विवरण मिलेगा? मौर्य काल का। नेक्स्ट आ जाता है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो ये समझ गए होंगे आप। डाइमेकस जो कि बिंदुसार के समय में भारत में आया था और इसने मौर्य युग के बारे में लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये जो विदेशी नागरिक हमारे देश में आए थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किस काल में आए थे या फिर ये याद रख सकते हैं कि उस समय किसका शासनकाल था। नेक्स्ट आ जाता है टोलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल किसने लिखी थी? टोलमी ने। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें क्या बताया गया? भारतीय पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में बताया है। नेक्स्ट आ जाता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। हिंद महासागर कहाँ है? हमारे देश के लेफ्ट साइड में। साउथ पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में हिंद महासागर और राइट पार्ट में है बंगाल की खाड़ी। इस हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारत की जो बंदरगाह है और व्यापारिक वस्तु है उसके बारे में बताई थी कि भारत उस समय पर बंदरगाहों से कैसा व्यापार करते थे। अब देख लेते हैं चीनी लेखकों के बारे में। कई चीनी यात्री भी हमारे देश में आए, हमारे देश के बारे में लिखा। सबसे पहले आ जाता फाइयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाइयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यानी कि गुप्त काल में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया था। फाइयान ने बताया था कि मध्य प्रदेश की जनता सबसे सुखी और समृद्धि है। कहाँ पर? इंडिया में।
यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं सयुंगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चीनी लेखक जो भारत में आते थे वे बौद्ध धर्म के बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है हेनसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में, यह इंपॉर्टेंट है। हेनसोंग इंडिया में कब आया था? 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए इसने प्रस्थान किया था। यह 629 ईस्वी में चीन से चला था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा था। कपिशा कहाँ पर है? यह नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ पर हेनसोंग सबसे पहले पहुंचा था। कब? 630 ईस्वी में। 629 में चीन से चला और 630 ईस्वी में वो भारत में पहुंच गया। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्षों तक यह रुका। फाइयान भी 14 वर्ष तक रुका और हेनसोंग 15 वर्ष तक भारत में रुका। और 15 साल में इसने बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी भारत की यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर इसने अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद इसका ब्राह्मण वृत्तांत सीयूकी, रिपीट सीयूकी इंपॉर्टेंट है, सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी एक पुस्तक है जो हेनसोंग के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इसने पूरे भारत भ्रमण के बारे में बताया है। और इसके साथ भारत के साथ साथ ही इसने 138 देशों का विवरण भी सीयूकी पुस्तक में लिखा है। इसने हर्षकालीन समाज के बारे में, धर्म और राजनीति के बारे में बताया है। किस समय में ये भारत में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्ष काल के बारे में इसने बताया था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा यानी भारत का राजा शूद्र होता था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। ये याद रख सकते हैं। हेनसोंग जब भारत में आया तो उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन थे? शिलभद्र। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया है। नेक्स्ट चीनी यात्री को देख लेते हैं, जिसका नाम है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया और उसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अरबी लेखक जो अरब कंट्री से हमारे देश में आए और हमारे देश के बारे में लिखा। सबसे पहले आ जाता है अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। ये जितने भी लेखक आए हैं और जिसके शासनकाल में आए ये फिर से रिपीट होंगे। आगे जब हम इतिहास के सिलेबस में आगे बढ़ते रहेंगे फिर हम वंश वाइज, सीक्वेंस वाइज सब राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, सब वंश काल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये फिर से रिपीट होंगे और आपके और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वैसे आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। यात्रियों के नाम, किस शासनकाल में आए और उसने भारत में किसके बारे में लिखा, ये 3 चीज आप याद रख सकते हैं। अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था और अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तुर्कमेनिस्तान जो कि अफगानिस्तान से ऊपर पड़ता है, वहां से अल-बरूनी भारत में आया था और उसने अरबी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको भारत की खोज भी कहा जाता है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इतिहासकार जो है इस पुस्तक से भारत के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करते हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों के बारे में और प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, भारतोल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में, इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 80 में विभाजित किया है। इसमें राजपूत काल के समय में समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। राजपूत काल में समाज, धर्म, रीति रिवाज कैसे थे उन सब के बारे में लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है इब्न बतूता जो कि अरब के यात्री थे। उसने अरबी भाषा में लिखा गया उसकी यात्रा का वृत्तांत, जिसे लेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तो इब्न बतूता भारत के अंदर आया और उसने एक पुस्तक लिखी रेहला, जिसमें उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। 14वीं शताब्दी में यह भारत में आया था और इसने पूरे भारत के बारे में लिखा था।
1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया था? दिल्ली का न्यायाधीश। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य लेखक। ये कुछ और अन्य लेखक है जो भारत में आए और भारत के बारे में लिखा, जिसमें पहला जाता तारानाथ। यह तिब्बत का लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। इससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। हमारा देश जो है गुप्त काल के बाद जो है कई देशों में, कई राज्यों में डिवाइड हो चुका था। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि भारत एक पूरा एक देश है, लेकिन इसमें अलग अलग राज्य थे, जिसमें एक राज्य था पांड्य। तो उसकी यात्रा पर मार्को पोलो आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो विदेशी नागरिक जो भारत में आए उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट आ जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। यह लास्ट स्रोत है जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। 14 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगार्ज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तीय अश्विन कुमार के नाम से मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं पत्थरों के ऊपर या फिर दीवारों के ऊपर कुछ चित्रकारी की जाती है या फिर कुछ लिखा जाता है, उनको अभिलेख बोलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। गुड़ स्तंभलेख है जिसके बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र आतिक गुफा अभिलेख में मिलता है। आतिक गुफा अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहाग्रो अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के समय में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। यानी हम खाद्यान्न यानी खाने के लिए जो हम अन्न इकट्ठा करते हैं उसको, उसके बारे में बताया गया है। किसमें? सोहागोरा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत में होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये सभी अभिलेख है जो भारत में अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगे। ये आप गूगल में देख सकते हैं कौन सा अभिलेख कहां पर है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अरण्य अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा क्या होती है? जिसमें पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को भी बलिदान देना पड़ता था, उसको सती प्रथा कहा जाता था। इसके अभिलेख, इसके साक्ष्य में कहां मिलते हैं? एरन अभिलेख में। ये इंपॉर्टेंट है। और किस शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंडसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंडसौर अभिलेख की यहाँ बात हुई है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। यानी गड्ढा घर बनाया जाता था, पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर घर बनाए जाते थे, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। जी हाँ, मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, चाहे वो मरा हो या नहीं मरा हो। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीन टाइम पे जो सिक्के यूज किए जाते थे उनको क्या बोला जाता? आहत सिक्के। ये इंपॉर्टेंट है। इसी को साहित्य में कासारपण कहा जाता है। किनको? आहत सिक्के को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यम शासकों ने किया था। पुराने समय में सिक्कों के ऊपर जो नंबर या फिर जो भी कुछ लिखा जाता था, सबसे पहले किसने लिखा था? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। पुरातत्व की खोज की गई तो जिसमें कुछ मुद्रा मिली, उसमें क्या था कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई दिए है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के, रोमन कंट्री के जो सिक्के वे कहां से प्राप्त हुए? पांडिचेरी के निकट। सबसे पहले भारत के संबंध में ब्रह्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के जो संबंध है वो बर्मा के साथ, मलाया के साथ, कंबोडिया के साथ और जावा के साथ स्थापित हुए थे। ये इनके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि भारत के संबंध किन देशों के साथ ज्यादा अच्छे थे। यहाँ पर कुछ अभिलेख बताए गए हैं और वे अभिलेख किस शासक के कार्यकाल में थे वे यहाँ पर बताए गए। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासन में लिखे गए थे।
जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन शासक के कार्यकाल में। नासिक अभिलेख गौतम वल्ल श्री के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोर वर्मन के शासनकाल में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय पर। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय पर। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय पर। नेक्स्ट आ जाता है अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इपिग्राफी। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली है। जो उत्तर भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वे अलग शेप के दिखते हैं और दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वे अलग शेप के दिखते हैं। वे आप कंपेयर कर सकते हैं। जो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली, उनको नागर शैली बोला गया है और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनको द्रविड़ शैली बताया गया है। ये कुछ कलाएं है जिससे मंदिर बनाए जाते थे। उत्तर भारत के जो मंदिर है उसमें आप देखते होंगे कि सिर्फ मंदिर के अंदर ही भगवान की मूर्तियां होती है, लेकिन जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें आप देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर भी, मंदिर के चारों तरफ भी भगवानों की मूर्तियां बनी रहती है। तो इस प्रकार से इन दोनों की शैलियां अलग है। दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। तो कुछ जगह पर ऐसे मंदिर भी है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है और उसको कौन सी शैली कहा जाएगा? वेसर शैली। नेक्स्ट आ जाता है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जब कोई एक हिंदू मंदिर है और उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर है, एक मंदिर के चारों तरफ 4 मंदिर और बनाए गए हैं तो उसको पंचायतन मंदिर कहा जाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, 10 अवतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ मंदिर बताए गए हैं जो कि पंचायतन मंदिर है। तो दोस्तों ये था भारत का प्राचीन इतिहास जो हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ के साथ मेरा चैनल जीके एजुकार्ड को सब्सक्राइब कर ले जो मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।